यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सूरज की तरह तपना होगा। सूरज की तरह तपना होगा। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक्सपर्ट क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस क्लास के अंदर हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार 12th क्लास जीव विज्ञान बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अध्याय नंबर 2 का नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास। नर एवं मादा का जो युग्मक होता है उसकी मतलब स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है और उसका डेवलपमेंट किस टाइप से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस अध्याय के अंदर आवर्तबीजी पादपों के बारे में। आवर्तबीजी पादपों में जनन किस प्रकार से होता है और पूरी प्रक्रिया किस टाइप से संपन्न होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आवर्तबीजी पादप क्या होते हैं और इस पे किस प्रकार का जनन पाया जाता है, जनन की प्रक्रिया किस में संपन्न होती है, मुख्य जननांग क्या है, ठीक है, इसके बारे में है वो नॉलेज होना चाहिए। सामान्य बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको जानकारी होगी कि आवर्तबीजी पादप क्या होते हैं। ऐसे पादप जिनके बीज किसी आवरण के द्वारा ढके होते हैं, अर्थात जो बीज होते हैं वो किसी परत के द्वारा बंद होते हैं, और ऐसे पादपों के जो बीज होते हैं वो आवर्तबीजी बीज कहलाते हैं, और ऐसे पादप खुद क्या कहलाते हैं, आवर्तबीजी पादप कहलाते हैं। तो जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उस आवर्तबीजी पादपों में मुख्य जो जनन अंग के रूप में जो पाया जाता है, जननांग होता है, वो पुष्प होता है, और पुष्प में ही सारी प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तो आवर्तबीजी पादपों में जनन अंग के रूप में क्या होता है, पुष्प होता है, और पुष्प में ही सारी प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। ठीक है, अब पुष्प क्या होता है, पुष्प में कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। पुष्प यदि बात करें तो पुष्प लैंगिक जनन की वो सारी प्रक्रिया है वो पादपों के अंदर पुष्प में ही संपन्न होती है। लैंगिक जनन की सभी प्रक्रियाएं पुष्प में ही संपन्न होती हैं। ठीक है, यदि हम आकारिकी रूप से देखें, आकारिकी रूप से मतलब बाहरी रूप से देखें, बाहरी आकार के रूप में देखें तो पुष्प होता है ना, वो एक रूपांतरित परहो है, मॉडिफाइड शूट होता है। अब देखो परहो क्या होता है, किसी भी पादप के जड़ से ऊपर वाला जो भी भाग होता है, तना और पत्ती वाला, वो सारा का सारा परहो कहलाता है। तो यदि पुष्प की बात करें, यदि आकारिकी रूप से आकारिकी दृष्टि से देखें तो पुष्प एक रूपांतरित परहो है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पुष्प वृंत के शीर्ष परव एवं परव संध्या अत्यधिक सहंत रूप में होती है। और परव संध्या मतलब एक जैसे आपने बांस का तना देखा होगा तो उसमें कुछ गांठे जैसी आपको दिखाई देते, कुछ पार्ट आपको दिखाई देते हैं, तो उन्हें परव संधि बोलते हैं। तो वे परव संध्या भी इनके अंदर पाई जाती हैं, पुष्प जहाँ से लगा होता है वहाँ पर उसे, और पुष्प है वो पादप के जिस भाग पर लगा होता है उसे पुष्प वृंत बोलते हैं। और उस पुष्प वृंत के शीर्ष पर परव एवं परव संध्या अत्यधिक सहंत रूप में पाई जाती है, और परव संधियों पर बंदे एवं उर्वर उपांगों के रूप में पुष्प पत्र व्यवस्थित रहते हैं। बंदे क्या है, बंदे ये एक उत्तक है। ठीक है, इसलिए पुष्प को बीजाणु पर्णधारी परहो भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखो यदि पुष्प की बात करूं तो पुष्प के अंदर मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट कौन कौन से, पोमांग, जायांग और बादलपुंज और दलपुंज। ठीक है, जो पुमंग होता है ये नर जननांग होता है, जायांग स्त्री केसर बोल सकते हैं, ये मतलब मादा जननांग होता है, और पुमंग को पुंगेसर बोल सकते हैं। फिर बाह्यदलपुंज और दलपुंज ये चक्र होते हैं, मतलब बाह्यदलपुंज होता है ये कीटों से रक्षा करता है। पुष्प के अंदर जो जनन की प्रक्रिया होती है वो आसानी से संपन्न हो जाती है, उसको कोई भी बाहरी जो कीट मकोड़े होते हैं वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आसानी से जनन की प्रक्रिया होती है वो संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये है पुष्प के 4 पार्ट। अब देखिए बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास के बारे में। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट।
ठीक है। पुंकेसर तथा लघु बीजाणु ध्वनि क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। पुंकेसर, वैसे मैंने आपको बोल दिया, पुंकेसर होता है यह नर जननांग होता है और इसमें मतलब किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। बात करें आवर्तबीजी पादपों में नर जननांग पुंकेसर होता है। पुंकेसर को इंग्लिश में स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, स्टेमन बोलते हैं। और इसे लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। इंग्लिश में माइक्रोस स्पोरोफाइल कह सकते हैं। ठीक है। प्रत्येक पुंकेसर होता है वो 3 भागों से बना होता है। पुंकेसर कितने पार्ट से बना होता है, पुंकेसर में 3 पार्ट होते हैं। पूतंतु जिसे इंग्लिश में फिलामेंट बोल सकते हैं, योजी जिसे कनेक्टिव बोल सकते हैं, जोड़ने वाला योजी। ठीक है। परागकोश जिसे पोलन सैक बोल सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक ये पुष्प का एक पार्ट है। मैं आपको चित्र बना करके आपको समझाता हूँ किस टाइप से है वो पुष्प में पार्ट होते हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें। तो देखिए, ये एक पुष्प है। ठीक है। इसके अंदर ये इस टाइप से होते हैं। ठीक है। यहाँ से कुछ इस टाइप से पूतंतु निकलता है। ठीक है। ये इसका दल हो गया और ये बाह्य दल हो गया। ये मैं रफ चित्र बना रहा हूँ, वैसे ऐसे रंग भरने से कुछ नहीं है, याद करने के लिए बना रहा हूँ। ये जो पार्ट्स होता है, ये पार्ट्स है, ये परागकोश कहलाता है। परागकोश। ये पूतंतु है जो एक धागेनुमा तंतु होता है जिसे पूतंतु कहते हैं। पूतंतु प्लस परागकोश को जोड़ने वाला जो स्थान होता है इसे योजी कहते हैं। वैसे योजी का अर्थ भी जोड़ने वाला ही होता है, कनेक्टिव। ठीक है। तो ये तीनों मिलकर के पुंकेसर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पुंकेसर का निर्माण करते हैं। पुंकेसर होता है ये नर जननांग होता है, नर जननांग होता है। और नर जननांग जो पुष्प के अंदर जो जननांग का मुख्य कार्य निभाता है, नर जननांग कहलाता है पुंकेसर। अब देखो, ये है अंडाशय, ये है वर्तिका, ये है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र और अंडाशय से मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। स्त्री केसर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। और ये स्त्री केसर है, ये पुष्प के अंदर मादा जननांग का कार्य करते हैं। इसे मादा जननांग कहते हैं। ठीक है। तो ये इस टाइप से है, वो पुष्प के अंदर है पार्ट्स होते हैं। ये बादल पुंज जो जनन की प्रक्रिया में जो बाधा डालने वाले जो भी जीव कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं उनसे रक्षा करता है कौन, बाह्य दल पुंज। और ये होते हैं दल पुंज। ठीक है। तो ये पुष्प के अंदर कुछ इस टाइप से है पार्ट्स होते हैं। और पुष्प में इस प्रकार से पादप के अंदर है वो जनन की प्रक्रिया पुष्प के अंदर पूर्ण रूप से संपन्न होती है। यदि बात करें आगे की, तो पुंकेसर होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, पूतंतु, योजी और परागकोश। पूतंतु होता है ये पुंकेसर का लंबा एक वृंतनुमा भाग होता है जिसके शीर्ष पर परागकोश स्थित होते हैं। तो मैंने आपको बताया जो पूतंतु होता है ये पुंकेसर का सबसे लंबा एक वृंतनुमा भाग होता है जिसके शीर्ष पर क्या है, परागकोश होते हैं। ठीक है। बात करते हैं, परागकोश स्थित होता है। प्रारूपिक दृष्टि से प्रत्येक परागकोश में 2 पालियां होती है। ये जो परागकोश होता है इस टाइप से, इसमें 2 पालियां होती हैं। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये 2 पालियां हैं, एक पाली है और एक इसके नीचे होती है। ठीक है। ये 2 पालियां हैं और ये दोनों पालियां एक ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है, संधित रहती है।
ठीक है, उस ऊतक को क्या कहते हैं? उस ऊतक को योजी कहते हैं। ये एक बंध्य ऊतक है, मतलब बांधने का कार्य करता है। ठीक है, परागकोश की प्रत्येक पाली भी 2 प्रकोष्ठ में विभाजित होती है। अब ये 2 तो पालियाँ हो गई, फिर ये दोनों पालियाँ 2 प्रकोष्ठों में भी विभाजित हो जाती है। ये ऊपर वाली पाली जैसे देखो, ये 2 प्रकोष्ठ में विभाजित हो गई। तो इस टाइप से प्रकोष्ठ कितने बन गए? 2 स्क्वायर 2 पाली के, मतलब 4 प्रकोष्ठ बन गए। और ये इन प्रकोष्ठों को ही परागकोश या परागपुट या लघु विचरणधानी कहा जाता है। और प्रत्येक द्विपालित जो परागकोश होता है वो 4 लघु विचरणधानी युक्त होता है। मतलब ये पूरा परागकोश है, तो इसमें लघु विचरणधानी या परागपुट या परागकोश कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, और यदि बात करें प्रत्येक द्विपालित परागकोश 4 लघु विचरणधानी युक्त होते हैं, लेकिन मालवेसी कुल के पादपों में अपवाद पाया जाता है। मालवेसी कुल के पादपों में एक जो परागकोश होता है वो एक पालित होता है। तो एक पालित होगा तो उसमें प्रकोष्ठ कितने होंगे? 2 होंगे, तो 2 ही लघु बीजाणुधानियां पाई जाएगी। और इन बीजाणुधानियों में लघु बीजाणुओं अथवा परागकणों का विकास होता है। ये जो लघु बीजाणुधानियां होती है इसके अंदर किसका विकास होता है? परागकणों का विकास होता है। ये देखिए, ये पूरा परागकोश है। ये 2 पालियाँ हो गई, ये 2 प्रकोष्ठ हो गए। इन प्रकोष्ठों के अंदर परागकण का क्या होता है? विकास होता है। फिर ये परागकण आगे है वो विकसित होकर के एक नए पादप का निर्माण करते हैं। आगे की जो प्रक्रिया है वो हम अगली क्लास में समझेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी अगला हमारा वीडियो आए या हम जब भी हमारी अगली क्लास हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।